इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आप अपने कारकुनों को ज़मान पाक के जो मेरे रिश्तेदार वो भी आए हुए हैं, सब उनको जिन्होंने होस्ट किया अब तक, सारे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के लोग आपके पास आए और आपने उनकी बड़ी मेहमान नवाजी की। और मैं जो भी आज मीडिया के ऊपर लोग देख रहे हैं मेरे पाकिस्तानी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं ताकि अब आपको एक चीज वाज़ेह हो जाए कि ये हम सारी जो भी फैसल जावेद ने कहा कि हम बड़े करीब हैं जीतने के, या हम सारी कौम इस वक्त कॉर्नर टाइगर बनी हुई है और हम करना क्या चाहते हैं, हम किस मकसद पे पहुंच रहे हैं, हमने ये सारी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं। देखें, एक कौम जब तक वो उधर इंसाफ नहीं होता वो आजाद नहीं होती। ये हमारी तहरीक इंसाफ आज से 27 साल पहले पार्टी बनाई इसलिए थी कि इंसाफ होता है, हकूक होते हैं, हकूक लोगों को आजाद करते हैं, आजाद लोग उन्हीं की परवाज ऊपर होती है, आजाद कौमें ही ऊपर जाती हैं। तो पाकिस्तान को अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन जो यहां का निजाम, जो ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ताकतवर कानून से ऊपर और कमजोर को इंसाफ ना मिले, इस कानून ने पाकिस्तान को गुलाम बनाया हुआ है। और ये कानून जब तक कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ताकत की हुक्मरानी नहीं, जंगल के कानून में ताकत की हुक्मरानी होती है। इंसानी माशरा होता ही इंसानी माशरा तब है जब उधर कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है अंग्रेजी में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपने समझना है कि हमारी जद्दोजहद है क्या। हमारी जद्दोजहद इंसाफ के लिए। क्या चीज मुल्क में फैसला करती है क्या इंसाफ है? वो पाकिस्तान का आईन है, जो पाकिस्तान का बड़ी मुश्किलों से आईन बना था। 1973 का जो आईन था वो बड़ी मुश्किलों से बना था। सब इकट्ठे बैठी थी, सारी जमातें बैठी थी, बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा था पाकिस्तान से, मुल्क हमारा टूट चुका था, कौम बिल्कुल डिप्रेशन में थी। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया था कि लोग जुल्फिकार अली भुट्टो को पसंद करें या ना करें, लेकिन उसकी क़यादत में पाकिस्तान का 73 का आईन बना था। अब ये आईन की हिफाजत करना आप सबकी, इस कौम की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आईन जाएगा तो इसका मतलब कानून खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जंगल का कानून, जंगल कानून का मतलब कि जो ताकतवर है जो मर्जी करेगा उसको हमारा इंसाफ का निजाम पकड़ नहीं सकेगा, वो जो मर्जी जुर्म करे, लेकिन सिर्फ छोटे चोर जेलों में जाएंगे। तो मैं ये बार बार अपनी कौम को याद कराता हूं, दुनिया के सबसे अजीम लीडर जिनकी हम उम्मत हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 1500 साल पहले उन्होंने जो बात की थी, सारे पाकिस्तानियों गौर से सुन लो। उन्होंने कहा था जो कौम ताकतवर मुजरिमों को नहीं पकड़ती, उनका एहतसाब नहीं करती, जब ताकतवर मुजरिम एक कौम में कानून से ऊपर होते हैं और सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाते हैं, तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं, उन कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और ये है आपकी जंग। इस वक्त ताकतवर कानून से ऊपर हैं, चोरी करें तो एनआरओ, जो मर्जी जुल्म करें लोगों के ऊपर, कोई पकड़ता नहीं है। वो काली वीगो आपके घर में बाहर उतरे, लोगों को उठा के ले जाए, मार मूर के उनको तशद्दुद करके 3 दिन के बाद घर छोड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। जो मर्जी वो चाहें वो करें, जितनी मर्जी ये जो चोर ऊपर बैठे हुए हैं चोरी करके जो मर्जी करें, पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम इनको नहीं पकड़ता। ये कानून से ऊपर है। और ये है हमारी जंग पाकिस्तानियों।
हमारी सारी जंग अब ये है कि हमने कैसे पाकिस्तानियों के जो बुनियादी हकूक हैं, जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, हमने ये कैसे बहाल करवाने हैं। हमने कैसे अपने मुल्क में जो हमारा सबसे बड़ा बुनियादी फंडामेंटल राइट है, जिसको कहते हैं राइट टू वोट, ये सबसे, बाकी हमारे और भी हुकूक हैं, लेकिन जो बुनियादी हुकूक जिसके ऊपर एक माशरा, एक आजाद माशरा खड़ा होता है, वो होता है कि हर शहरी के पास हक होता है वोट दे के और अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करे। वो अवाम फैसला करे कि किन लोगों ने हुकूमत करनी है मुल्क में। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहती है कि सॉवरेंटी यानी हाकमियत अल्लाह की है, सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह। उसके बाद जो उस कौम के चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होके आते हैं, उसके बाद वो उस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं। तो ये याद रख लें कि जब एक कौम आजाद होती है तो वो पहले मुंतखब करती है इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए कि ये हैं हमारे नुमाइंदे, और फिर उनको वो इजाजत देती है कि आपने इतनी मुद्दत तक हुकूमत करनी है, और अगर आपने अपने वादे पूरे किए तो हम आपको आगे मौका दे देंगे, लेकिन अगर ना किए तो हम आपको हटा के किसी और को ले आएंगे। ये होते हैं आजाद माशरे। अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में, मैं ये आपको एक अभी थोड़ी देर में छोटी सी फिल्म दिखाऊंगा। हुआ क्या, इन्होंने रजीम चेंज करके एक बैरूनी साजिश को उनको शामिल किया साथ। एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ये शहबाज शरीफ के साथ और ये पीडीएम के लोगों के साथ मिलकर साजिश की, हमारे लोगों को खरीदा, जो हमारे साथ एलाइज थे उनको धकेल के तो दूसरी तरफ ले गए और हमारी गवर्नमेंट गिरा दी। जब वो गवर्नमेंट गिराई, जब जो गिरा रहे थे तो मैंने इलेक्शंस कह दिया। मैंने कहा इलेक्शंस कर लो, बजाय ये 25-25 करोड़ रुपया लोगों की जमीन खरीद के। ये जमहूरियत तो ना हुई ना, ये तो लोगों के नुमाइंदे नहीं है, ये तो पैसे के लालच से अपने जमीर बेच के आए हैं। तो इलेक्शन करवा लो, जो पब्लिक कहती है हमें कबूल है। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया और उन्होंने फैसला हमारे खिलाफ किया। और आपको हैरत होगी, यही जज साहिबान, इन्होंने ही फैसला हमारे खिलाफ किया, जो अब जिन्होंने फैसला किया कि अभी जो मौजूदा फैसला है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तब यही पीडीएम के लोगों ने बड़ी तारीफें की जुडिशरी की और बड़ी उनकी तायद की फैसले की। आज वही जब फैसला उन्हीं ने उनके अगेंस्ट दिया है, उनके खिलाफ दिया है, तो आज ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ जजेस की, उनको तो बुरा भला कहा, असेंबली में बुरा भला कहा, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके घर वालों के ऊपर हर कीचड़ उछाला, उनके टेलीफोन टेप किए, वो टेपें चलाई, यानी जो माफिया हरकतें करता है। हमारी गवर्नमेंट गई थी, हम समझते थे कि वो फैसला ठीक नहीं हुआ, हम ये समझते थे कि इलेक्शन होना चाहिए। अल्लाह, अवाम बजाय सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी हो और लोगों को आप खरीद रहे हो भेड़ बकरियों की तरह, अवाम का मैंडेट आप जाया कर रहे हो, क्योंकि लोगों ने तो इनको वोट नहीं दी थी, हमारे टिकट पे जीते हुए थे। तो अगर इनको पार्टी से कोई शिकायत थी तो जाके रिजाइन करके इलेक्शन लड़ते, लेकिन ये पैसे लेके तो दूसरी तरफ चले गए और गवर्नमेंट गिर गई। तो असूलन ये एक जमहूरियत के अंदर तो इलेक्शन बेहतरीन तरीका था, बहरहाल नहीं हुआ। आप एक जगह देखें कि मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उनके खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ कोई बात की हो। आप एक जगह एक मुझे मिसाल दे दें। हां, मुझे तकलीफ हुई रात के 12 बजे जब अदालतें खुल गई तो मैंने बड़ा अजीब, मैंने सोचा पता नहीं मैंने कितना बड़ा जुर्म किया है, लेकिन उसके अलावा मैंने कभी कुछ इनकी तनकीद नहीं की। अब ये सुने, हमने जब फैसला किया कि अपनी असेंबलीज, ये जो हमारी हुकूमतें थी पंजाब के अंदर और पख्तूनख्वा में, तो जब हमने फैसला किया कि हम अपनी हुकूमतें डिसॉल्व करेंगे,
تو یہ فیصلہ پہلے تو کیا کیوں؟ فیصلہ اس لیے کیا کہ ہمیں جو یہ سینٹر میں حکومت آ گئی، یہ ہمیں جو ہمارے پیسے تھے، جو فنڈز پختونخوا میں جانے تھے اور جو پنجاب میں آنے تھے، وہ پورے فنڈز نہیں دے رہے تھے. خاص طور پہ پختونخوا میں جو قبائلی علاقہ تھا، ان کو جب ہمارے اندر ضم ہوا تو ہم نے ان کے لیے ڈیولپمنٹ پلان کیے ہوئے تھے، تو وہاں اس کے لیے انہوں نے پیسے کاٹ دیے. اور پھر ہمیں مسئلے آنے شروع ہو گئے آہستہ آہستہ. انہوں نے جو صحت کارڈ تھا، آپ کو پتہ ہے اب صحت کارڈ کے جو اتنا بڑا یعنی دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ ہم نے یہ جو 10 لاکھ روپے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دی تھی ہر خاندان کو، انہوں نے اب وہ بھی بند کر دیے پختونخوا میں. تو ہم نے جب دیکھا کہ ہم اپنی گورنمنٹ جو پورا نہیں چلا سکتے، تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوام کے پاس واپس جاتے ہیں، کیونکہ ہم مینڈیٹ نہیں پورا کر سکتے، کیونکہ جو پیسے آنے ہیں سینٹر سے وہ نہیں آ رہے تھے. اس کے بعد میں نے اپنے سارے جو میرے ممبرز آف پارلیمنٹ تھے، میں نے بلا کے سارے ممبرز آف پارلیمنٹ کو بٹھایا پنجاب والوں کو، ان کو سمجھایا کہ کیوں ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہمارے 186 لوگوں نے ووٹ دی، جب ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کی پرویز الہی کے لیے، اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ساروں کو پتا تھا جو ووٹ ڈال رہے ہیں کہ میں اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو کروں گا. یعنی ان کو پتا ہوتے ہوئے یہ جو بعد میں کہتے ہیں نا جی کہ عمران خان نے انہیں پوچھے بغیر کر دیا، یہ سب کو کنسنسس لے کے میں نے اسمبلی ڈیزالو کی. لیکن جو میں چاہتا ہوں فیصل ذرا یہ ابھی اب چلائیں کہ جب میں نے اسمبلیز ڈیزالو کرنے جا رہا تھا، اس سے پہلے جب میں کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کرواؤ کیونکہ الیکشنز ہی پاکستان کا حل ہے، جب میں لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کروائے جائیں، یہ پاکستان کا حل ہے، تو ذرا اب یہ دیکھیں کہ جو نون لیگ کے لیڈرز تھے وہ مجھے کیا کہہ رہے تھے. یعنی میں الیکشن مانگ رہا ہوں، چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں. وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں، آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا، ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں. آج الیکشن ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، توڑیں جی بی کی اسمبلی، توڑیں اے جے کے کی اسمبلی، ختم بات. اس طرح جب روکیے. اچھا یہ سن لیا آپ نے، سب نے سن لیا یہ کہ جی اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو آپ اپنی دونوں اسمبلیز ڈیزالو کر دیں، توڑ دیں، الیکشنز ہو جائیں گے. ہم نے اپنی جب اسمبلیز ڈیزالو کی تو پھر کیا ہوا؟ پھر الیکشنز ہی نہ ہو، پھر الیکشن سے بھاگ گئے، پھر ہر قسم کے بہانے مارے جائے. جی ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے، الیکشنز کروانے کا پیسہ نہیں ہے، سیکیورٹی یہ مسئلہ ہو گیا ہے. عمران خان دیکھو اس کو کیا ہو گیا، ملک میں انتشار پیدا کر رہا ہے. تو میں یہ چاہتا تھا پہلے آپ سب کو دیکھ لیں. اچھا اب ایک اور کلپ صرف دیکھ لیں تاکہ میں چاہتا ہوں قوم کو پتا چلے کہ کس قسم کی منافقت ہو رہی ہے اس ملک میں. جب ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی اور یہ الیکشنز نہیں کر رہے تھے، اب سارے کہہ رہے جی اکتوبر میں ہوں گے، جبکہ واضح طور پہ میں نے سارے وکیلوں سے پوچھا، ایک ایک وکیل نے مجھے کہا کہ آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جیسی آپ اسمبلیز ڈیزالو کریں گے 90 دن کے بیچ میں الیکشن ہونے چاہیے. ایک ایک وکیل نے یہ کہا. اور یہ 2018 سے پہلے ذرا یہ اب کلپ دیکھ لیں کہ جب نون لیگ والوں کو لگا کہ الیکشن ڈیلے ہونے لگا ہے، جس طرح اب الیکشن ڈیلے یہ کر رہے ہیں، یہ الیکشن اب ڈیلے کر رہے ہیں، تو جب 2018 سے پہلے ان کو پتا چلا الیکشن ڈیلے ہونے لگا تو یہ ذرا ان کو سنیں یہ کیا کہتے ہیں. اس طرح جب ماضی میں 2018 میں الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں ہوئی
तो उस पर क्या क्या रद्द-ए-अमल देते थे जब इस तरह की बात होती थी? सुनिए। अंगूठे से डर रहे हो? अंगूठा इलेक्शनों में आने वाला है। कल कह दिया कि महीना 1.5 महीना इलेक्शन आगे हो सकता है, और ये 1.5 महीने की बात करता है। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे, लड़ेंगे, इसके लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक भी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शन को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई? क्यों? कौन है ये जो है वो किस तरह की सोच रहा है? इंतखाबात का मरहला है, ये पुरअमन होना चाहिए। अगर इसको खून खराबी में तब्दील किया तो इसका माना यह है फिर ये कुव्वतें जिम्मेदारी ले रही हैं कि किसी तरीके से इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए जवाब हासिल कर सके। इंशाअल्लाह इनको इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माजी में हुआ है, कोशिशें हुई हैं इलेक्शन को डिले करने की। आईन कहता है 60 दिन में इलेक्शन होंगे, किसी के पास इख्तियार नहीं है उसको टाइम देने। कोई असेंबली ये करारदाद पास नहीं कर सकती, वरना कल पाकिस्तान से लड़की की बात भी हो सकती है। तो जो आईन तोड़ता है उस आर्टिकल 6 लगता है, यही दुनिया का कानून है। जी सुन लिया सबने? जरा बताओ, सुन लिया? ये भूल गए हैं। सबसे पहले तो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। उसका वादा है कि मैं सच आज नहीं कल सामने लेके आऊंगा। दूसरे ये भूल जाते हैं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये पुराने जमाने के पॉलिटिशियन हैं जो झूठ बोल देते थे तो पता ही नहीं चलता था कि क्या होगा। अब सोशल मीडिया में आधे घंटे के अंदर आपका झूठ पकड़ा जाता है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप झूठ बोल ही नहीं सकते। आपको सारी पुरानी स्टेटमेंट्स आप 2 मिनट में आपको पता चल जाता है आपने पहले क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं। तो पहले तो इलेक्शन 1 मिनट नहीं, नवाज शरीफ कह रहा था डिले होगा, 90 दिन से 1 दिन नहीं आगे जाएगा। खाकान अब्बासी कह रहे हैं 60 दिन से आगे आर्टिकल 6 लग जाएगा, यानी फांसी की सजा हो सकती है, आइन की तौहीन हो सकती है। तो मैं अब आप सबसे सवाल पूछता हूं कि अब क्या हुआ है? मैंने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, 90 दिन हो चुके हैं, 90 दिन हो चुके हैं, इलेक्शंस नहीं हुए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक जब कहा, चीफ जस्टिस ने जब आइन के मुताबिक डेट दी 14 मई की, तो असेंबलियों में कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा। चीफ जस्टिस को बुरा भला कह रहे हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह का उसके ऊपर उसका नाम बदनाम कर रहे हैं, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, उसके घर वालों पे, मुझे यह बताएं कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन पाकिस्तान का आईन नहीं कहता? कहता है। किसी को सरसरी तौर पे भी पाकिस्तान के आईन का पता हो, आपको कोई वकील होने की जरूरत नहीं है, जज होने की जरूरत नहीं है। वाज़ेह पाकिस्तान का आईन कहता है कि जैसी असेंबली डिसॉल्व हो 90 दिन के बीच में इलेक्शन हो। 90 दिन गुजर गए हैं, इलेक्शन हो ही नहीं रहा। सब इकट्ठे हो गए हैं, सारी 12 के 12 जमातें मिल गई हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके पीछे जो हैंडलर्स हैं वो भी साथ मिले हुए हैं, पाकिस्तान के आईन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले हो रहे हैं और जान के तकसीम करवाने की और ज्यादा कोशिश हो रही है, आपस में लड़ाइयां करवाने की कोशिश कर रही है, मुल्क की खातिर नहीं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। मैं आज मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं सारे 15 के 15 जजेस से मैं आज सारी कौम की तरफ से आपसे अपील करता हूं। देखिए, मैं अपनी कौम की तरफ से आपसे अपील कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते यूनाइट हो। आपको पता नहीं पाकिस्तान कितनी तबाही के किनारे पे खड़ा है। अगर पाकिस्तान का आइन गया, अगर पाकिस्तान के आइन को इन्होंने खत्म कर दिया जो करने जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद तो जंगल का कानून रह गया कि जो ताकतवर बैठा होगा, जो घोड़े के ऊपर सवारी करके आएगा, वो जो मर्जी कहेगा, उसका जो वो कहेगा वो आइन हो जाएगा। कानून तो खत्म हो गया। आज पाकिस्तान में मुझे बताएं कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स बताएं किधर गए हैं? मुझे यह बताएं कि परवेज
के घर पे जो रात बत्तर बंद गाड़ी आर्मर्ड कार से उसका दरवाजा तोड़ा गया है, किस महजब माशरे में ऐसे होता है? मेरी बीवी जब अकेली घर में, मैं गया हूं इस्लामाबाद, 40 पुलिस वालों ने बत्तर बंद गाड़ी से आके मेरा दरवाजा खोला और घर में जो मिला उसकी पिटाई की, उनको पकड़ के जेलों में ले गए, सब कुछ लूट के ले गए। किस कानून के तहत? मुझे बताएं, दुनिया में किस जमहूरियत में, किस महजब माशरे में ऐसे होता है? मेरे घर पे जो 24 घंटे हजारों पुलिस वालों ने और रेंजर्स ने अटैक किया गैर कानूनी तौर पे, किस कानून के तहत? यानी किसने इनको इजाजत दी और क्यों इनको खौफ नहीं? क्यों इनको खौफ नहीं पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम से कि इनका एहतसाब होगा? क्योंकि ताकतवर कानून से ऊपर है। ये जंगल का कानून है आज पाकिस्तान में। ताकतवर जो मर्जी चाहे करे, जिले शाह का कत्ल करे, तशद्दुद करे और केस हमारे पे कर दे उल्टा। और एक बेशरम आईजी बैठ के सबके सामने दान निकाल के झूठ बोले कि जी एक्सीडेंट होके वो मर गया। 26 जगह के ऊपर उसके ऊपर तशद्दुद हुआ था। 26 जगह तशद्दुद हुआ। उसका लिवर, जो इन्होंने उससे जुल्म किया, उसका बेचारा लिवर क्रश कर दिया, उसके सर तोड़ दिया। यानी जो इन्होंने उससे किया बेचारे से, एक मासूम, एक दरवेश आदमी से, यानी ये कोई कर सकता किसी महजब माशरे में? क्योंकि उनको पता था वो कानून से ऊपर है, कोई पकड़ेगा नहीं उनको। और बेशर्मों को इतनी कोई गैरत नहीं आई कि आपने उसका जिस्म मार के उसको सड़क के किनारे फेंक कर हमारे पे केस डाल दिया, मेरे ऊपर केस डाल दिया उसका। कौन से महजब माशरे में मैं अपने महजब जजेस, मैं आज 15 मेंबर सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं कि ये कौन से महजब माशरे में ऐसे होता है? हमारे लोगों को पकड़ा जाता है, उनको बेल मिलती है, उनके ऊपर और केसेस हो जाते हैं। अली मीन चक्कर मारा है सारा, कभी इधर से जाता है बखर जाता है, बखर से लाहौर आता है, उधर से केस होता है, खैरपुर चला जाता है, सारे चक्कर मार रहे हैं सारे पाकिस्तान का। अब और कोई केसेस करे? कहां होता है ऐसे? हमारा सेक्रेटरी जनरल है पख्तूनख्वा का, आजम खान स्वाति, पकड़ के उसको, यानी एक बाहर से एक आदमी, आजम स्वाति वो है जिन्होंने बाहर से कमाई करके पैसा पाकिस्तान लेके आया, सेनेटर बना। उसको सिर्फ उसने एक लिख दी लाइन कि शुक्रिया जनरल बाजवा जो आपने एनआरओ दिया इन चोरों को, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उसके ऊपर नंगा करके एक उस उम्र के इंसान को जो इन्होंने किया है, कोई फिक्र नहीं है इनको, कोई किसी के ऊपर केस रजिस्टर नहीं हुआ। और वही किया इन्होंने शहबाज गिल से, जो बाहर से प्रोफेसर आता है, उसको पकड़ के तशद्दुद करते हैं। और उसको क्या दुनिया में मजाक उड़ाएगी अगर पता चले किस चीज के ऊपर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और उसके भी केसेस एक जगह खत्म होता है, दूसरा केस होता है। और हमारे सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो हुआ है, उनको उठा के अगवा करके ले जाते हैं, वीगो आती है उठा के ले जाती है लोगों को। कहां होता है ये? दुनिया में किधर ऐसे होता है? कौन सी जमहूरियत में होता है जिधर किसी महजब माशरे में जिधर लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती है करने की। 145 केसेस मेरे ऊपर हैं, 145 केसेस, 15 क्रिमिनल केसेस एक दिन में, 40 दहशतगर्दी के केस। आखिरी केस मेरे ऊपर क्या किया है? तौहीन डर्टी हैरी, यानी डर्टी हैरी की तौहीन करने का केस कर दिया है, गद्दारी का केस कर दिया है कि पाकिस्तान से गद्दारी कर दी है कि एक ऐसे आदमी जिसने जो जुल्म किया, तशद्दुद किया लोगों पे, जिसके हाथों पे खून है, जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और उसको डर्टी हैरी कहने पे पाकिस्तान के ऊपर मैंने गद्दारी कर दी है, मेरे ऊपर गद्दारी का केस कर दिया।
یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسے؟ تو میں اپنے مہذب سپریم کورٹ کے ججز میں 15 کے 15 سے بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہاں قانون، ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہے، یہاں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ جو پرویز الہی کے گھر پہ رات کیا، ان کی عورتوں دیکھیں، ان کی عورتیں گھر کی عورتیں تھیں۔ یہ پاکستان کی، ہمارا یہ کلچر ہے چادر اور چار دیواری کا۔ میری بیوی اکیلی بیٹھی ہے وہاں، جنہوں نے جس طرح لوگوں کو مارا اس کے کمرے کے باہر، یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اسی ڈرٹی ہیری نے وہاں جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں دوسری دفعہ کوشش کی، اس نے پوری کروائی، اور اسلام آباد کا آئی جی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ کدھر جاؤں گا؟ کدھر سے مجھے انصاف ملے گا؟ کس کو انصاف ملے گا؟ اگر ایکس پرائم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا تو باقی کس کو ملے گا؟ تو یہ وقت ہے، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس وقت تو سب سے پہلے تو آئین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ مجھے الیکشن نہیں ملا، ہمیں نہ یہاں ملا ہے نہ پختونخوا میں ملا ہے۔ 90 دن گزر چکے ہیں۔ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ تو انلیگل ہے۔ اب اس کی کانسٹیٹیوشن، مجھے بتائیں اس کا کیا جواز رہ گیا کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ دونوں پختونخوا اور یہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ان کے تو سب کچھ انلیگل ہے۔ یہ تو ان کے تو آرڈرز انلیگل ہو جانے چاہیے۔ اب آئین ان کو کیسے پرمیشن دیتا ہے؟ کیونکہ ان کا کام تھا الیکشن کروانا، اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے الیکشن کروانے کے لیے کوئی ایک قدم اٹھایا ہو؟ ساری چیزیں کی ہیں سے الیکشن کروانے کے علاوہ کون سی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس طرح کا تشدد کرتی ہے، گھریں توڑتی ہیں، اٹیک کرواتی ہے پولیس سے؟ 3000 ہمارے ورکرز پکڑ لیے، ان سے تشدد کیا جیلوں کے اندر۔ کون کرتا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں سنا ہے؟ تو ان کی کون سی اب آئینی حیثیت رہ گئی ان کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی؟ ان کو کیوں یہ کام کر رہی ہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کون ان کے پیچھے ہے؟ کون ان کے پیچھے اتنی بڑی طاقتور ہے کہ یہ سارا کچھ ہر قسم کا کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں؟ کون ان کو بیک کر رہا ہے؟ یہ صرف ہمیں سپریم کورٹ ہماری مدد کر سکتا ہے، اور سپریم کورٹ سے میں پھر آپ سے ساری قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ یونائٹ ہونے کا ٹائم ہے۔ اپنی ایگوز ان کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں، اپنی جو ذاتی لڑائی ہیں۔ قوم اس وقت ادھر کھڑی ہوئی ہے کہ لوگوں کا امید ہی ختم ہو گئی ہے پاکستان سے۔ 9 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں جب سے یہ چور آئے ہیں اوپر۔ اکانومی بیٹھ گئی ہے پاکستان کی، اکانومی بیٹھ گئی ہے۔ پاکستان کے ادارے تباہ کر دیے ہیں۔ ادارے کیسے نہ تباہ ہو جب یہ چور اوپر آ جائیں؟ انہوں نے ایف آئی اے کو تباہ کرنا تھا کیونکہ شہباز شریف نے پکڑے جانا تھا مقصود چپڑاسی کے 16 ارب کے کیسز پہ، اس کو تباہ کیا۔ نیب کو تباہ کیا، ان کے اوپر سب نیب کیسز تھے۔ 1100 ارب روپیہ نیب کا قوم کا تھا، وہ سارا انہوں نے ہضم کیا نیب ختم کر کے، اور صرف ان دونوں اداروں کو اب انتقامی کارروائی کے لیے لگا دیا۔ پولیس تباہ کر دی ہے انہوں نے۔ یہ جو پنجاب پولیس سے انہوں نے کروایا ہے، ایک جرائم پیش آدمی کو یہاں اوپر بٹھا کے، آئی جی کو، جو انہوں نے کیا ہمارے ساتھ، مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پولیس ایسا کرتی ہے؟ پولیس تو کتاب کے اوپر چلتی ہے، پولیس کا تو کام ہے قانون کے اوپر چلنا۔ وہ پولیس کسی کی کوئی ذاتی نوکر تو نہیں ہے کہ جو لوگوں کے غلط کام کرتے پھرے۔ یہ کوئی پرائیویٹ گارڈز تو نہیں ہے، ان تو کام تھا قانون کے اوپر چلنا۔ تو کس کو رہ گیا پولیس کے اوپر کانفیڈنس جو پولیس سے کروا رہے ہیں ہمارے اوپر؟ اور پھر الیکشن کمیشن کا تو کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا۔ الیکشن کمیشن کا کام تھا غیر جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کے آنا۔ تو یہ الیکشن کمیشن نے یہ جو لوگوں کو لے کے آیا ہے، کوئی پاکستان میں سمجھتا ہے کہ یہ غیر جانبدار ہیں؟ یہ تو ایک آرڈر لیتا ہے شہباز شریف اور مریم سے یہاں بیٹھ کے، اور پیچھے سے وہ ڈرٹی ہیری سے، اور دوسرے جو ہیں وہ فضل الرحمان سے آرڈر لیتے ہیں۔ یہ کون سے کیئر ٹیکر ہیں؟ تو کوئی بھی نہ، اور الیکشن کمیشن کا جس کا کام تھا الیکشن کروانا، وہ تو ان کی ایک حصہ بنا ہوا ہے یہ پی ڈی ایم کا۔
तो ना इलेक्शन कमीशन इदारा फंक्शन कर रहा है, क्योंकि सारे इदारों को कानून के ऊपर चलना चाहिए। ना इस मुल्क की FIA फंक्शन कर रही है, ना पुलिस फंक्शन कर रही है, ना केयरटेकर्स अपना काम कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर पूरे हमले हो रहे हैं ताकि उसको भी किसी तरह कंट्रोल किया जाए, ताकि वो अपना काम ना कर सके। चीफ जस्टिस के ऊपर पूरे हमले किए जा रहे हैं, और ये जान के, ये पहले भी इन्होंने सजाद अली शाह, जस्टिस सजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके इन्होंने पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट तबाह किया था। और मैं मीडिया के ऊपर आखिर खत्म करने लगा हूं। मीडिया, अब मुझे यह बताएं कि अगर ये जमहूरियत है तो किस तहत के ऊपर मीडिया के ऊपर मेरा बैन है? मैं क्यों नहीं, मेरी तकरीरें आ सकती लाइव मीडिया के ऊपर? कौन सी, मुझे कोई समझाए कि मैंने कौन सा जुर्म किया है कि मेरी तकरीर नहीं आ सकती? अगर ये जमहूरियत है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरी आजादी राय है, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे इजाजत नहीं है? फिर सोशल मीडिया के ऊपर जब हम आते हैं तो सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर सख्ती की हुई है उनको उठा के ले जाते हैं। हमारे सोशल मीडिया के किसी को 6 दिन के लिए उठा के ले, अभी भी कुछ 4-5 लोग हैं जो अभी भी गायब हैं। तो ये कौन सी, ये यानी मुल्क में मैं सवाल ये पूछता हूं कि यहां कौन सी जमहूरियत है? इसलिए मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप में इत्तेहाद पैदा करें, बचाएं इस मुल्क को। ये जो बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है, ये लोग जो माफिया ऊपर बैठा दिया, जनरल बाजवा का तोहफा है, इस माफिया से लोगों को बचाएं। और जो हॉर्स बैक के ऊपर वो जो आ जाते हैं बचाने के लिए हमेशा, वो जो भी चाहें, कोई पूछने वाला नहीं है, वो सिर्फ आप ही उनको रोक सकते हैं। नहीं तो ये तो इस वक्त मैंने जो पिछला एक साल देखा है, मुझे पहली दफा पता चला है फर्स्ट हैंड कि मकबूजा कश्मीर में लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। वहां भी उनके कोई हकूक नहीं है, क्योंकि वो गुलाम हैं। हमारा भी यही हाल है। और मैं आखिरी 2 बातें, डायलॉग, इन्होंने जो परवेज इलाही के घर पर रात हमला किया, अली मीन से जो कर रहे हैं, मैं कल अदालत में गया इस्लामाबाद, गाड़ी में बैठे हुए थे हमारे लोग, उनको पकड़ के जेलों में उठा के ले गए। गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनको जाके पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। एक तरफ डायलॉग चल रहा है, एक तरफ अली अमीन जैसे उसको कभी चक्कर मारे हैं पाकिस्तान का, दूसरी तरफ परवेज इलाही की रात को वो हमला कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये यानी क्या सीरियस है डायलॉग पे, या ये ऊपर ऊपर से कर रहे हैं? हम सिर्फ डायलॉग कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है। हम डायलॉग जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरह हल निकाल चुके इस मसले का, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले दिन से कहा कि इलेक्शन के ऊपर हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। जब भी आप चाहेंगे इलेक्शन कैसा होना है, हम तैयार हैं डायलॉग के लिए। हमने जब इन्होंने दावत दी, हम वहां पहुंच गए। अब मैं सीधी आपको बात बता दूं कि डायलॉग है किधर। मंगल को हमारी टीम जाएगी। हमारे लिए बड़ा सिंपल है। अगर आपने 14 मई से आगे, अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ, और वो एक नेशनल इलेक्शन हो जाए। हम समझते हैं कि हम तैयार हैं, और वो इसलिए हम तैयार हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान की बेहतरी इस वक्त ये है कि जितनी जल्दी यहां इलेक्शन होगा, उतनी जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उतनी जल्दी हमारी माइशत बेहतर होगी, और उतनी बेहतर हम अपने लोगों के हालात बेहतर कर सकेंगे जल्दी। ये हमारा, इसलिए हम चाहते हैं कि इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे, उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। बदनीयती क्या है कि बजट आप कैसे, अगर आपने बजट पास करना है तो इलेक्शन जीतें, 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिले, फिर बजट बनाएं, फिर आप लोगों के पास जाएंगे, जी मेरे पास 5 साल का मैंडेट है, मैं आप बजट बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपकी तो गवर्नमेंट, आप बजट बना के गवर्नमेंट हटा देंगे,
کبھی اس میں کوئی عقل نظر آ رہی ہے کسی کو؟ یعنی آپ کی پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے بجٹ بنانے کا، کیونکہ آپ کا بجٹ کوئی اور اس کا بوجھ اٹھائے گا. اس لیے جس نے بھی بجٹ بنانا ہے اس کو پہلے الیکشن لڑنا چاہیے، الیکشن جیت کے آنا چاہیے، اور وہی اصل بجٹ ہوگا. کیونکہ وہ بجٹ پر سوچ سمجھ کے بتائے گا کہ اسے 5 سال عوام کا سامنا کرنا پڑنا ہے، وہ بجٹ بنائے گا. تو یہ ہمارے سے بدنیتی نہ کریں بجٹ کے بعد ہم اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، کیونکہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. 14 سے پہلے اگر آپ اسمبلیز ڈیزالو کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی جوائنٹ الیکشن کے لیے تیار ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو سپریم کورٹ کہہ بیٹھا ہے کہ پنجاب کا الیکشن 14 ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہم سیدھی طرح سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں دوسرے پختونخوا کے الیکشن کے لیے. تو ہم پھر اپنے 2 صوبوں میں الیکشن کروا لیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں ہونا چاہیے، یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ آئین بھی کہتا ہے. تو اس لیے اگر یہ آپ کو قبول نہیں ہے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی 14 سے پہلے، ہم دونوں اپنے صوبوں کے اندر الیکشن کروائیں گے. پنجاب میں تو ڈیٹ دے چکا ہے سپریم کورٹ. آخر میں میں اپنی ساری آج قوم کو، جو آخر میں سب پی ٹی آئی تحریک انصاف ایک طرف، سب قوم کو میں آج پیغام دے رہا ہوں. پیر کو 1 مئی ہے، 1 مئی، جس کو لیبر ڈے کہتے ہیں. اسلام آباد میں، پشاور میں اور لاہور میں ہم اپنے مزدوروں کے لیے سب سے پہلے تو ہم ایک ریلی نکال رہے ہیں. میں ریلی، لاہور کی جو ریلی ہے وہ میں لیڈ کروں گا. مزدور بھی ہم اس کے، دہقان بھی ہم اس کے، مزدور بھی ہم. لاہور کی جو ریلی ہے وہ لبرٹی سے میں شروع کروں گا، اور وہ ہم پیدل کی ہماری ریلی ہوگی، اور وہ انشاءاللہ ہم ناصر باغ تک جائیں گے. اور 1 بجے پیر کو 1 بجے میں وہ لیڈ کروں گا. اسی طرح 1 بجے شاہ محمود قریشی اسلام آباد کی ریلی لیڈ کریں گے، اور پرویز خٹک پشاور کی ریلی لیڈ کریں گے. اس ریلی کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ آئین بچاؤ، آئین بچاؤ اور پاکستان بچاؤ. آئین کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اپنے ملک کی جمہوریت کے مستقبل کے لیے یہ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہوگا ریلی کا، کہ ہم نے اپنے ملک کے آئین کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور ساری قوم کو، میں وکیلوں کو، خاص طور پہ پاکستان کے وکلا کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ مل کے ریلی میں شرکت کرنی ہے. اور اس کے بعد میں سارا تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں جو مہنگائی میں پس چکا ہے، مزدوروں سے لے کے جو تنخواہ دار ہے، جو آج 1 سال کے اندر جو حکومت نے جس طرح کی مہنگائی کی ہے، جو روپیہ 35% اپنی خریدار کی قوت کھو بیٹھا ہے، میں ان سب لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اپنی ریلی کے لیے کہ یہ ہمارا پرامن ریلی کے اندر ہمارے ساتھ نکلیں، تاکہ جو یہاں اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان کو پتا چلے کہ آپ کا تو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، آپ کے تو پیسے ڈالرز میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو تو کوئی نقصان ہو ہی نہیں رہا ہے جب پاکستان کی تباہی مچ رہی ہے، اور آپ نے تو پھر باہر بھاگ جانا ہے. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر نواز شریف واپس آئے گا تو اس کو بھی ECL پہ ڈالیں، مجھے بھی ڈالیں، جب تک اگلی گورنمنٹ نہیں بنتی، تاکہ کوئی بھاگے نہ پھر سے. ہم بھگوڑے بہت دیکھ چکے ہیں، ہمیں بھگوڑے نہیں چاہیے اس ملک میں. ہمیں چاہیے جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہو، تاکہ الیکشن کے بعد یہی رہیں. مشکل وقت میں سارے باہر بھاگ جاتے ہیں. تو جو بھی تنخواہ دار طبقہ ہے، چاہے وہ پولیس والے ہیں، چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے وہ ہمارے سرکاری نوکر ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ فرمز میں کام کرنے، جن کی تنخواہیں ہوتی ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے کہ اب، اور گھر میں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کو پتا ہے کہ تنخواہ میں کتنی، اب گھر میں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس طرح کی مہنگائی آئی ہے. تو میں چاہتا ہوں سب میرے ساتھ شرکت کریں، پشاور میں بھی نکلیں، اسلام آباد میں نکلیں، اور میں جب شروع کروں گا لاہور سے لبرٹی مارکیٹ تو سب آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے، اور انشاءاللہ ہم ناصر باغ پیدل ایک پوری ریلی لے کے جائیں گے.
मैं आखिर में सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि जो हालात हैं हमारे मुल्क के, मैं ये हर उसको जो कि इस वक्त ताकत में बैठे हुए हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, ये लोग जो आके पुरअमन एहतजाज करके हमारे साथ आते हैं, जलसों में घर चले जाते हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग ज्यादा देर पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे। इस वक्त सिर्फ ये आराम से हलकों में आके एहतजाज करके सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि सब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इनको जो गुस्सा है, जो यहां जुल्म हुआ है इस मुल्क में 1 साल, ये सारे इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं जिधर इनका गुस्सा निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन अगर इनकी इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो ये श्रीलंका से बहुत बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान में। अगर आपने इनकी इलेक्शन की उम्मीद ले ली, ये लोग फिर जब सड़कों पे निकलाए तो ये किसी के काबू में नहीं रहेंगे। ये मैं आपको कोई डरा धमका नहीं रहा, ये मेरा तज्जिया एक वो आदमी जिसने 0 से 27 साल शुरू किया था और पार्टी बनाई है। जो लोगों के अंदर इस वक्त गुस्सा है, वो इस वक्त सिर्फ जलसों में आते हैं, हमारी रैलीज में आते चले जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन का उनकी उम्मीद चली गई, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहां इस मुल्क में इलेक्शन ना हो, क्योंकि डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान आ जाएगा, उसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन खतरनाक चीज ये है कि अगर ये इलेक्शन से भागेंगे तो हम जो आज तक चुप करके मैं भी कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मुल्क के माशी हालात बुरे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई स्ट्राइक ना हो, किसी तरह माइशत ना इफेक्ट हो, आगे बुरे हालात हैं। लेकिन ये अगर इलेक्शन से आप भागेंगे और ये उम्मीद ले जाएंगे तो फिर ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा जो इस मुल्क में होगा। शुक्रिया।